हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम यूनिट 6 की शुरुआत करेंगे जो कि है कॉर्पोरेट लॉस। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है कॉर्पोरेट लॉस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर अप करना है। तो हम शुरू करेंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, देन वी विल स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन, देन कंपनी लॉ, मेजर चेंजेस इन 1999 to 2001, then major changes that happened in 2002, then we will study about the Companies Amendment Bill 2003 and finally we will study about the सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें इस यूनिट में कवर अप करने हैं। जो भी कॉर्पोरेट लॉज से रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे इसमें कवर अप होगा आपका। अब हम एक इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और इनका जो है अभी इस टाइम पे इनका ग्रोथ जो है बहुत ही हाई उसमें हो रहा है। ठीक है, बहुत ही हाई पीक में इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है एंड इस कारण जो है इनको रेगुलेट करना भी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो हमारे कंपनीज जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर इम्पोर्टेंट विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड अगर हम रजिस्टर्ड कंपनीज की संख्या देखें एट प्रेजेंट तो दे आर अराउंड 5 लाख। ठीक है, एंड out of these 99% of them are in the private sector. So जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक जो सेक्टर्स है वो काफी कम है एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द LPG जो हमारा हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसी के बाद जो है इतना ज्यादा जो है इंक्रीज होता चला गया है। सो अब यहाँ पे जो है क्योंकि इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन है, इन सारे कंपनीज को जो है आपको रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो है हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ वगैरह लेके आए हैं। एंड ये जो कॉर्पोरेट लॉज है वो सारे कॉर्पोरेट या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है हमने उन लोगों के लिए बनाया है। और हम ये क्यों बना रहे हैं कॉर्पोरेट लॉज? वी आर मेकिंग दिस सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट ऑल आवर इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर्स है उनके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो हमारा पब्लिक है एट लार्ज, जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, जो इन सब कंपनीज में जा जाके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, आजकल आप देखो कि बहुत ज्यादा स्टॉक वगैरह खरीदते हैं लोग, है ना, बहुत ज्यादा स्टॉक शेयर परचेज वगैरह, इन सब का अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। आजकल तो देखो बच्चे भी, उन लोगों को भी पता है कि भाई शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। हम लोगों को इतना पता नहीं था जितना आजकल के लोगों को पता है। सो यहाँ पे जो है इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है, बच्चों के पास भी इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है, आज के यंगस्टर्स के पास भी, बट इनके पास जो है इन लोगों का जो इंटरेस्ट जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि कोई जो है पब्लिक कोई आया ऐसे कोई कंपनी आया ऐसा और कंपनी ने जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखाया। ठीक है, उसने अपना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखाया, रॉन्ग बैलेंस शीट दिखाया और इन सब के कारण क्या हुआ, हमने देखा कि भाई वो कंपनी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, चलो भाई उसके स्टॉक खरीद लेते हैं। हमने उसके शेयर वगैरह खरीद लिए और पता लगा कि कंपनी जो था वो पूरा का पूरा फ्रॉड चल रहा था। तो क्या होगा, हमारे पैसे तो डूब गए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है और जो आम आदमी है उन सबके इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेके आए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉज जो है लेके आए, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन भी लेके आए। सो अ लार्ज नंबर ऑफ लेजिस्लेशन गवर्न एंड रेगुलेट देयर वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इतने सारे लेजिस्लेशन है आज के डेट में जो कि इन सारे प्राइवेट कंपनीज, इन सारे पब्लिक कंपनीज, जो भी कंपनीज हो, ठीक है, तो इन सारे कंपनीज को जो है, इन सारे कंपनीज के वर्किंग को या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो है गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट लेके आए, जिसमें जो हमारा फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो कौन सा है हमारा, दैट इज अवर कंपनीज एक्ट। हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो
हम बेसिक लेके आए थे, बट 1850 के बाद आपने देखा होगा इस कंपनीज एक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवॉल्व हुआ। ठीक है, हमारा जो एक्ट है वो बहुत तरीके से इवॉल्व हुआ सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आए हैं। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइज है, हमारा जो इंडिया है, कंट्री में जितने भी कंपनीज है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफी ज्यादा जो है वो फर्क आया है, और ये सारे हमने प्रीवियस यूनिट में देखे हैं कि क्या क्या फर्क आया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स वगैरह है, जैसे कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट हो गया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट को अगर आप देखो, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट को देखो। सो ये सारे ये क्या है, ये दीज आर ऑल सम ऑफ द कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन विच लेज डाउन द लीगल पैरामीटर्स एंड द प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। सो ये सारे लॉज जो भी एक्ट्स हैं, इन सारे एक्ट्स में बता क्या रखा है, इन सारे एक्ट्स में ये बता रखा है कि भाई एक कंपनी अगर आप चला रहे हो, आपको ये रूल्स जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये रूल फॉलो करना उनके लिए क्या है, मैंडेटरी। और हम इस यूनिट में भी यही पढ़ रहे हैं, हम इस यूनिट में हमें ज्यादा जो है बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें बस ऊपर से पढ़ना है कि भाई कि एक कंपनी जो है उसको अगर आप चला रहे हो तो आपको क्या क्या लॉस का फॉलो करना है, और हमारे कंट्री में जो है वो जो कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉस जो है प्रीवियस से और अब तक जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद किस किस तरीके से इवॉल्व हुआ, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन। किस तरीके से जो है हमारा जो ये जो कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन हम जो पढ़ रहे हैं, जो इतने सारे एक्ट्स है वो किस तरीके से उन सबका अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, कहानियां, वो सारा हम ये कहानी पहले पुराने से अब तक का देखेंगे कि पुराने जमाने में क्या हुआ था, पहला इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और अब जो है क्या हालत है कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन का। अगर आज के डेट में किसी को कंपनी खोलना है तो उसको क्या क्या जो है कितने कितने लॉज जो है उन सब पे एप्लीकेबल होंगे, ये सारा चीज जो है हम यहाँ पे देखेंगे। सो एवोल्यूशन में अब हम एवोल्यूशन देखेंगे, और एवोल्यूशन जब भी होता है, एवोल्यूशन जब भी वर्ड आता है मतलब कि हम पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुई, और अब जो है वो कहाँ पे है। सो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, सो द कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया हैज क्लोजली फॉलोड द कंपनी लेजिस्लेशन इन इंग्लैंड। सो यहाँ पे जो है आप सबको पता है किसका राज था, है ना, इंडिया में जो है किसका राज था वो हम सबको पता है। सो ये जो इंग्लैंड में जो भी चीजें हो रही थी वो ही चीजें जो है वही सिमिलर चीजें इंडिया में भी हो रही थी। अगर हम 1850s की बात करें तो जो भी इंग्लैंड में जो लॉज थे ना, वही लॉ ये ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में लेके आ रहे थे। तो ये लोग वही तो करेंगे भाई, जो उनके कंट्री में चल रहा है वही लॉ वो यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें भी वो लोग ही राज कर रहे थे। सो द फर्स्ट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज वॉज पास्ड इन द ईयर 1850, which was based on the English Companies Act 1844. So ये सारा कहानी जो है, जो हमारा इंग्लिश कंपनीज एक्ट है, हमारा नहीं, जो इंग्लैंड का जो था, ये ब्रिटिश वगैरह में जो चल रहा था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844, ये था इनका मेजर बाप। सो यहाँ पे जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हुआ हमारे कंट्री में विथ रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये एक्ट हमारा पास हुआ था 1850 में। इन द ईयर 1850 इट वाज पास्ड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड इट वाज बेस्ड ऑन द इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844। ठीक है, नाउ दिस एक्ट रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज एज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज बट डिड नॉट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। सो उस टाइम पे जो है, जो हम अभी पढ़ते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था उस टाइम पे नहीं था। ये जो एक्ट था वो दिस एक्ट रिकॉग्नाइज कंपनीज एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। कंपनी को जो है वो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, कंपनी और उसका ओनर जो है अलग अलग होता है ना, ये चीज हमको पता है। सो ये जो चीज था वो रिकॉग्नाइज करता था कि कंपनी जो है एक अलग लीगल एंटिटी है, पर उस टाइम पे जो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में नहीं आया था। अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंडिया में लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा कब रिकॉग्नाइज हुआ था, जब हमारा कंपनीज एक्ट आया। जब हमारा कंपनीज एक्ट 1857 में आया,
उसमें हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आए। Now the Act of 1857 however kept the liability of the members of the banking companies unlimited। अगर हम बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो वहां पे लाइबिलिटीज को जो था अनलिमिटेड रखा गया था। ये कहानी है 1857 की। 1858 में जो है 1858 के दौरान it was only in 1858 that the limited liability concept was extended to banking companies also. Thereafter, in 1866, the new act was passed for consolidation and amending the laws relating to incorporation, regulations and winding up of trading companies and other association। ठीक है, अब 1866 के बाद जो है जो वाइंडिंग अप वगैरह होते हैं कंपनीज के, अगर आप कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो होता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, ये सब के बारे में आप पढ़ते हो, और ये सब कॉन्सेप्ट हमारा 1866 के बाद ही आया था। Again, this act was based on the English Companies Act 1862। Again, ये जो English Companies Act है उसी पे बेस था हमारा Companies Act भी। ठीक है, Now the Act of 1866 was recast in 1882 to bring the Indian Company Law in conformity with the various amendments made to the English Companies Act of 1862। सो यहाँ पे जो है हम जो है एक सिमिलैरिटी लेके आए, एक जो है एक तरीके से एक कन्फॉर्मिटी लेके आए बिटवीन द अमेंडमेंट्स जो कि हमने इंग्लिश कंपनीज एक्ट में किए थे और जो हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट में लेके आए। उसी दौरान 1908 में इंग्लिश कंपनीज एक्ट, इंग्लिश कंपनीज कंसोलिडेशन एक्ट भी आया। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता गया, जो भी इंडियन कंपनीज है, जो भी इंडियन कंपनीज के एक्ट्स थे, दे क्लोजली फॉलोड द इंग्लिश एक्ट। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारा इंडिया का कंपनी का एक्ट होगा वो उसका जो है उस टाइम पे जो है सिमिलर था, वो हमारे इंग्लिश, हमारे नहीं जो ब्रिटिश के इंग्लिश एक्ट्स थे उससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर था। और जो डिसीजंस होते थे जो इंग्लिश कोर्ट में होता था, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता था तो हम इंग्लिश कोर्ट में जो है उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। और सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कोर्ट में भी होने लगा। जो भी इंग्लिश कोर्ट में होता था सेम प्रोसीडिंग, सिमिलर प्रोसीडिंग जो है इंडियन कोर्ट में भी होता था। सो अगर इंडियन कंपनीज एक्ट में कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे इंग्लिश एक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम होती थी वो इंग्लिश कोर्ट में जाता था और वहां पे जो प्रोसीजर फॉलो होता था, सिमिलरली अगर इंडियन कंपनीज एक्ट, जो हमारे इंडिया का कंपनीज एक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होता था वो प्रॉब्लम जाता था इंडियन कोर्ट्स में, और उस टाइम भी जो इंडियन कोर्ट्स थे वो वही प्रोसीजर जो है, वही सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करते थे जो कि इंग्लिश कोर्ट में जो है फॉलो होते चला जा रहा था। इसके बाद जो है बहुत डिफरेंट जो है अमेंडमेंट्स आते चले गए टिल 1956 द बिजनेस कंपनीज इन इंडिया वाज रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट ऑफ 1913। सो यहाँ पे जो है जो एक्ट जो है हमारा एक्ट, कंपनीज एक्ट 1913 जो है फाइनली आया था। फाइनली हमारा जो है 1913 का एक्ट आया था एंड ये चलता गया टिल 1956 जो था, 56 तक जो था ये 1913 का एक्ट ही जो चलता जा रहा था। अब इस दौरान बीच में जो है कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 1914 में अमेंडमेंट हुआ, 1915 में इसका अमेंडमेंट हुआ, 1920 में अमेंडमेंट हुआ, 1932 में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, सो 1956 तक 1913 वाले ही सारे लॉस चल रहे थे, बट बीच में जो है छोटे छोटे अमेंडमेंट्स भी होते चले गए। ये जो थे सारे जो है माइनर अमेंडमेंट्स थे एंड दे ऑल वेयर मेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। अब 1950 में, यानी कि जब भी इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई हम ये सारे पुरानी चीजों को फॉलो क्यों करें, क्यों हम लोग जो है जो इंग्लिश वालों ने, जो ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट बनाए थे, हम क्यों ये सब करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक कमिटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई और उनके चेयरमैन रखा किसको, श्री एच.सी. बाबा को। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडियन गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई, श्री एच.सी. बाबा को उसका चेयरमैन रखा गया और इनको चेयरमैनशिप, ये कमिटी बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, उन्होंने ये बोला कि आप जो है इंडियन कंपनीज एक्ट को दोबारा से देखो कि क्या इसमें किसी भी प्रकार की रिवीजन की क्या जरूरत है
और अगर ये रिवीजन करना होगा तो वो इंडिया के जो करंट ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, हमारा जो करंट सिचुएशन है इंडिया में, उसके हिसाब से आप जो है इस इंडियन कंपनीज एक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। सो ये काम हमने करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई जिसका हमने चेयरमैनशिप दिया श्री HC बाबा को। सो ये कंपनी जो है इंडिया के शहर शहर में गया, हर स्टेट में गया ये कमिटी, और इस कमिटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाके उन्होंने एग्जामिन किया कि एक्चुअल में इंडिया में चल क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअल में इंडिया में कंपनीज का स्टेट किस हिसाब से है, किस हिसाब से छोटी इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, मिड जो कॉर्पोरेट्स है उनका क्या हाल है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनका क्या हाल है, ये सारा चीज जो है वो जाके उन्होंने, ये कमेटी ने पूरी की पूरी इंडिया को कवर करके जो है उसको एग्जामिन किया, और एग्जामिन करके उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया मार्च 1952 में। ठीक है, सो 1950 में जो है यहाँ पे कमेटी बनाया हमारे गवर्नमेंट ने, और 1952 में पूरा का पूरा इंडिया को कवर करने के बाद, पूरे के पूरे इंडिया को एग्जामिन करने के बाद ये लोग जो है, इन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया मार्च 1952 में। Now, based largely on the recommendation of the Companies Law Committee, a bill to enact the present legislation, namely the Companies Act 1956, was introduced in the Parliament. So, ये जो इन लोगों ने ये जो 2 साल में जो रिसर्च किया है और जो ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, इसके बेसिस पे जो है हमने बोला कि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे एक बिल वॉज introduced, a bill to enact the present legislation, namely the Companies Act 1956, इसको हमने पार्लियामेंट में इश्यू किया। Now this act once again largely followed the English Companies Act 1948। Again आपको पता होगा ये जो Companies Act 1956 था उसमें हम चेंज लाना चाहते थे, और ये जो Companies Act 1956 था it was largely based on the English Companies Act 1948। और जो भी मेन चेंजेस लाया गया ना, वो चेंजेस मेनली था कि जैसे कि प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उस रिलेटेड था कि हम जो है कंपनीज को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, उस बारे में चेंजेस हम लोग लाए थे। फिर हम लोग लाए थे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है किस हिसाब से होगा कंपनी का, उसमें हम लोग चेंजेस लेके आए। फिर कंपनी का जो है मीटिंग्स जो है किस प्रकार से होना चाहिए, कितने गैप्स में होना चाहिए, और उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। जैसे आजकल देखो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब पहले नहीं होता था। ठीक है, सो ये सारा जो है इंट्रोड्यूस हुआ। एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, आप जो है कंपनी अकाउंट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट जो है कितनी बार होना चाहिए और किस हिसाब से होना चाहिए, और जो ऑडिटर है उसको आप जो है कितना पावर दोगे, ये सारा चीजें। फिर जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, इन लोगों को आप जो है कितना पावर दोगे, इन लोगों के राइट्स कितने हैं, और जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ किस तरीके से होगा, इन सारे चीजों में, ये सारे चीजों में जो है हम लोग जो है चेंजेस को लेके आए। सो इस तरीके से हमने देखा कि किस हिसाब से जो है एवोल्यूशन हुआ हमारे कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन का। मेनली जो हम जो है फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग में, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 जो था, उसको बेस लेके हम लोग जो है ये सारा खेल जो है हम खेल रहे थे। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट हमारा 1844 था, जो इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 था, इसी पे सब कुछ जो बेस था। फिर धीरे धीरे जो भी अमेंडमेंट आए, अमेंडमेंट हमारा जो है एक एक करके आता गया, बट अगेन वो सारा जो है किस पे बेस था, वो हमारा इंग्लिश कंपनीज एक्ट जो था अगेन उसी पे बेस था। जो भी जैसे अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स वगैरह होने थे, अगर कोई दिक्कत होती थी तो हम कोर्ट जाते हैं, तो जिस तरीके से इंग्लिश कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होते थे वही सिमिलर प्रोसीडिंग्स भी जो है इंडियन कोर्ट्स में होने लगे। और 1956 ईयर तक जो भी 1913 के रूल्स थे वही फॉलो हो रहे थे, बस बीच बीच में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे जो कि 1914, 15, 20, 32 यहाँ पे सारे जो है माइनर अमेंडमेंट्स हुए थे। और 1950 के बाद क्या हुआ, 1950 के बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद है, 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम क्यों इंग्लिश लॉ वगैरह फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंपनी जो है वो डिफरेंट तरीके से चलता है। अब जो है हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहे, अब हमारा कंपनी जो है
हमें अपने को ही देखना है, ये सब हमारे अपने ही लोग हैं और हमें जो है एक रियलिटी चेक चाहिए कि एक्चुअल में इंडिया में चल क्या रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने एक कमिटी बनाई और कमिटी वालों ने जो है दे ट्रैवल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री एंड हर जगह जाके उन्होंने देखा कि भाई एक्चुअली इंडिया में चल क्या रहा है। और इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट उन लोगों ने अपना जो है मार्च 1952 में अपना रिपोर्ट रखा और इसके बेसिस पे जो है डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो है वो आते चले गए। सो ये है आपका एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.